इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में हम बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते समय किन किन खर्चों को अलाउ करते हैं, किन को डिसअलाउ करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। निश्चित सीमा तक व्ययों की सशर्त स्वीकृति। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि कुछ खर्चे हैं जो उनकी कुछ शर्तें पूरी करने पर वो अलाउड हो जाएंगे। जैसे प्रारंभिक व्यय हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की स्थापना पर 31 मार्च 1998 के पश्चात परियोजना लागत के 5% तक के खर्चे प्रारंभिक व्यय के रूप में अलाउड होते हैं। कितने खर्चे अलाउड होंगे? प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 5% तक प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे। इसकी कटौती किस प्रकार देंगे? कटौती 5 किस्तों में देंगे, यानी कि प्रतिवर्ष 1/5 भाग के हिसाब से देंगे। गत वर्ष में जो खर्चे किए गए उनको तो डिसअलाउ कर देंगे और उसके पश्चात 1/5 भाग, मान लीजिए जैसे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसका 5% कितना होगा प्रारंभिक व्यय के रूप में? 5 लाख। यदि खर्चे 5 लाख से कम हैं तो कम की छूट दे देंगे, किंतु 5 लाख से ज़्यादा के खर्चे हैं तो अपन 5 लाख तक की छूट देंगे। और ये 5 लाख की कटौती जो मिलेगी, 5% की कटौती मिलेगी, वो 5 भागों में मिलेगी। इसी प्रकार दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पूंजीगत व्यय के हैं। ये कटौती भी जिस वर्ष इन पूंजीगत व्ययों का भुगतान किया है उसी वर्ष से मिलेगी, चाहे अकाउंट्स है वो ड्यू बेसिस पे भी रखे हों तो भी कटौती भुगतान के आधार पर मिलेगी, भुगतान करने पर। और इसके लिए नियम ये है कि जितने वर्ष के लिए ऐसा लाइसेंस मिला है उतने वर्षों में कटौती मिलेगी। जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए लाइसेंस मिला है तो 10 किस्तों में कटौती मिलेगी। अगर 15 साल के लिए लाइसेंस मिला है तो 15 किस्तों में कटौती मिलेगी। इसी प्रकार स्पेक्ट्रम हेतु भुगतान है, ये भी कटौती उस वर्ष से मिलेगी जिस वर्ष में भुगतान हुआ हो, और जितने वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम में स्वीकृत हुआ है, मिला है, उतने वर्षों की संख्या के बराबर कटौती मिलेगी। जैसे मान लीजिए 12 साल के लिए मिला है स्पेक्ट्रम तो 12 किस्तों में कटौती मिलेगी, यानी कि खर्चा जब पेमेंट किया है उसको डिसअलाउ कर देंगे और 12 किस्त बनाकर उनकी कटौती दे देंगे। कुछ खनिजों के विकास के व्ययों पर कटौती। कुछ खनिज हैं जिनके विकास के खर्चे हुए हैं उनकी भी कटौती मिलेगी। इसके लिए भूमि खरीदने, भूमि अधिकार प्राप्त करने, खनन कार्य और मशीनों पर व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। यानी खनिजों के विकास में कौन कौन से पर कटौती नहीं मिलेगी? भूमि खरीदने के, भूमि अधिकार प्राप्त करने के, खनन कार्य के और मशीनों के व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो खर्चे किए हैं खनिजों के विकास के व्यय के, उनकी 10 किस्तों में कटौती मिलेगी, यानी प्रतिवर्ष 1/10 भाग की कटौती देंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी वॉलेंटरी रिटायर हो रहे हैं उन पर उनका भुगतान किया है उसके अनुसार, तो इसमें शर्त यह है कि स्वीकृत योजना के अनुसार हो। भुगतान क्या हो? स्वीकृत योजना के अनुसार हो, और जितना भुगतान किया गया है वो 5 किस्तों में कटौती देंगे, 1/5 भाग की कटौती देंगे। यदि किसी बिजनेस ने प्रतिवर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे रहा है तो प्रतिवर्ष के खर्चों का भी हिसाब अलग अलग रखेंगे और प्रत्येक वर्ष में जो खर्चा हुआ है उसकी 5 किस्तों में कटौती देंगे और प्रतिवर्ष 1/5 भाग की कटौती मिलेगी। वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय हैं तो उनके वास्तविक व्यय जितने हैं उनकी कटौती मिल जाएगी। यदि स्वयं के व्यवसाय के आयगत व्यय हैं, स्वयं के व्यवसाय के आयगत व्यय हैं तो ऐसे सभी व्ययों की कटौती मिलेगी। स्वयं के व्यवसाय के पूंजीगत व्यय हैं तो ऐसे सभी व्ययों की कटौती मिलेगी, परंतु जमीन की लागत की कटौती नहीं मिलेगी। बाकी सारे खर्चों की कटौती मिल जाएगी पर जमीन की नहीं मिलेगी, जमीन की लागत की कटौती नहीं मिलेगी। यदि भविष्य में होने वाले व्यवसाय के आयगत व्ययों की कटौती है तो संबंधित व्यवसाय शुरू करने पर पिछले 3 वर्षों में किए गए सामग्री व श्रम लागतों के व्यय स्वीकृत होंगे, परंतु अन्य प्रकार के व्यय जैसे किराया है, मरम्मत है, बिजली का बिल है,
ये अस्वीकृत होंगे। यानी कि पिछले 3 साल के सामग्री और श्रम लागत के व्यय की कटौती मिल जाएगी। भविष्य में होने वाले व्यवसाय के पूंजीगत व्ययों की कटौती, तो ऐसे वे जिस वर्ष में किए जाएंगे उस वर्ष में अस्वीकृत होंगे और संबंधित व्यवसाय शुरू करने पर पिछले 3 वर्षों के पूंजीगत व्यय जमीन की लागत को छोड़ते हुए स्वीकृत होंगे। कृषि विस्तार योजनाओं के लिए धारा 35 AD में भी छूट दी गई है। इसी प्रकार बाहरी संस्थाओं को दान दिया गया है, जैसे यदि ऐसा दान या अनुदान राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा IIT को अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु दिया जाए तो ऐसे अनुदान की राशि के 150% भाग की कटौती मिलेगी। यानी कि खर्चा जितना है उसका 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, एडिशनल हो गया ना। 150% की कटौती मिल रही है, यानी 10,000 खर्च किया तो 15,000 की कटौती मिल जाएगी। यदि अनुदान की राशि शोध संस्थान, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु दी गई है तो ऐसे अनुदान के 150% भाग की कटौती मिलेगी। कर निर्धारण वर्ष 18-19 से यदि शोध सामाजिक और सांख्यिकीय कार्य हेतु हो और वैज्ञानिक शोध हेतु राशि भारत की पंजीकृत कंपनी को दी हो तो भारित कटौती नहीं मिलेगी, यानी उसको भारित कटौती नहीं दी जाएगी उस कंडीशन में। यदि किसी संपत्ति का निजी प्रयोग हुआ है तो व्ययों की आनुपातिक कटौती मिलेगी, यानी कि जितने खर्चे निजी प्रयोग से संबंधित हैं उतने की कटौती, उतने का कटौती नहीं मिलेगी, और बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे हैं उन्हीं की कटौती मिलेगी। ठीक है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती न करने पर अस्वीकृत व्यय, ऐसे खर्चे हैं जिनको उद्गम स्थान पर टैक्स नहीं काटा इसलिए वो डिसअलाउ हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं? यदि अनिवासी को वेतन के अतिरिक्त किसी भी व्यय का भुगतान हो तो उद्गम स्थान पर कटना काटने पर पूर्ण व्यय अस्वीकृत होगा। यानी कि अनिवासी को वेतन के अलावा कोई राशि दी है, अन्य कोई भुगतान किया है और टैक्स नहीं काटा, TDS नहीं काटा, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। कर न काटने पर अनिवासी या भारत के बाहर किसी को भी वेतन का भुगतान करने पर पूर्ण व्यय अस्वीकृत होगा। यानी TDS नहीं काटा और भारत के बाहर किसी को वेतन का भुगतान किया है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। निवासी व्यक्ति को भारत में वेतन है और किसी भी व्यय का भुगतान बिना कर काटे करने पर व्यय का 30% भाग डिसअलाउ हो जाएगा। यानी भारत के अंदर अगर ऐसा किया तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। यदि पहली और तीसरी दशा में व्यवसायी ने कर प्रतिवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व कर काटकर सरकारी खजाने में जमा करा दिया हो तो वे अलाउ हो जाएगा, अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा। अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी को भुगतान, चाहे वह निवासी हो चाहे अनिवासी हो, अगर TDS काटे बिना भुगतान कर दिया उसको तो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। परंतु यदि आयकर विवरणी जमा करने से पहले, रिटर्न भरने से पहले TDS काटकर जमा करा दिया हो तो कटौती मिल जाएगी। रिश्तेदार को अगर सामान्य से अधिक भुगतान किया है तो जितना सामान्य से ज़्यादा अधिक है उसको डिसअलाउ कर देंगे और वापस जोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे किसी रिश्तेदार को नौकरी पे रखा और सामान्य उसकी योग्यता को देखते हुए उसको 25,000 रुपये सैलरी दी जानी चाहिए थी और वास्तव में सैलरी उसको 50,000 दे रहे हैं तो 25,000 डिसअलाउ हो जाएंगे, 25,000 ही केवल अलाउ होंगे। यानी जितना रीजनेबल हो वो अलाउ हो जाएगा और अनरीजनेबल जितना भी भाग होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा रिश्तेदार को सामान्य से अधिक भुगतान है तो, चाहे ये माल के संबंध में हो चाहे और कोई भुगतान हो। 10,000 रुपये से अधिक का कोई भुगतान जो खाते में जमा होने वाले चेक या DD से न किया जाए। कुछ परिस्थितियां हैं उनको छोड़ते हुए ऐसे वे जो 10,000 रुपये से अधिक के हैं और अकाउंट पे चेक या DD से नहीं किए हैं, डिमांड ड्राफ्ट से नहीं किए हैं, तो उनको डिसअलाउ कर देंगे। माल के गाड़ी भाड़े के रूप में ट्रांसपोर्ट कंपनी को भुगतान हो तो 10,000 की जगह ये सीमा 35,000 से ज़्यादा के लिए लागू होगी। यानी कि बाकी चीज़ों के लिए तो 10,000 की लिमिट है, 10,000 से ज़्यादा पेमेंट अकाउंट पे चेक या DD से हो तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज डिसअलाउ कर देंगे।
और ट्रांसपोर्ट कंपनी को अगर माल के गाड़ी भाड़े के रूप में है तो 35,000 से अधिक अगर डीडी से या अकाउंट पे चेक से नहीं दिया है तो डिसअलाउ हो जाएगा। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो भुगतान करने पर ही अलाउड होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस हैं आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक भी भुगतान कर दिया जाए तो गत वर्ष में ही स्वीकृत हो जाएगा। उनमें से उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, तटकर, बिक्री कर, रेलवे को भुगतान, बैंकिंग कंपनी, सूचीगत बैंक या सहकारी बैंक से दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज, कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, कमीशन, कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस और कमीशन, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन के 10% तक, ग्रेच्युटी में नियोक्ता का अंशदान। इस प्रकार ये जो भुगतान है ये वास्तव में अगर भुगतान किए जाएंगे तभी कटौती मिलेगी। इसमें इतना जरूर है कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की तारीख होती है जो लास्ट डेट होती है, तब तक भी अगर भुगतान कर दिया जाए तो कटौती उसी गत वर्ष में मिल जाएगी। भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान, प्रमाणित भविष्य निधि में जिस माह का अंशदान हो उससे अगले माह की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। मतलब जिस महीने में अंशदान हो उससे अगले महीने की 15 तारीख तक। इसमें 5 दिन की छूट मिलेगी। यदि इस समय सीमा में राशि न जमा कराई जाए तो कभी छूट नहीं मिलेगी। चेक का संग्रहण कभी भी हो सकता है। ठीक है। साझेदारों को ब्याज व पारिश्रमिक, साझेदारों की पूंजी व ऋण पर ब्याज 12% तक स्वीकृत होगा। यानी साझेदारों को पूंजी और ऋण पर ब्याज दिया है तो वो 12% तक यानी 12% तक अलाउड होगा। जो एक्टिव पार्टनर हैं उनका पारिश्रमिक है वो प्रथम 3 लाख तक उस लाभ का 90% स्वीकृत होगा और या 1.5 लाख रुपए जो भी अधिक है। पर फर्स्ट 3 लाख के प्रॉफिट तक 90% या 1.5 लाख रुपए जो भी अधिक है वो स्वीकृत होगा और शेष लाभ जो बचते हैं उनका 60% तक अलाउ होगा। यदि साझेदारी संलेख में कम ब्याज या पारिश्रमिक है तो वह लागू होगा। इससे भी कम का प्रावधान है पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार अलाउ होगा। अन्यथा पूंजी और ऋण पर ब्याज 12% अलाउ होगा और पारिश्रमिक के फर्स्ट 3 लाख के प्रॉफिट हैं तब तो उनका तो 90% या 1.5 लाख जो भी अधिक हो और शेष लाभ का 60% अलाउ होगा। 20,000 से अधिक का ऋण या पुनर्भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक अथवा डीडी से ही होना चाहिए। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 10,000 से अधिक का खर्चे का भुगतान था वो। अब 20,000 से अधिक का ऋण या पुनर्भुगतान, ऋण का भुगतान हो या उसका पुनर्भुगतान, ऋण लिया हो तो अकाउंट पे ही चेक या डीडी से ही होना चाहिए। ये सीमा प्रत्येक लेन देन की नहीं है बल्कि नए ऋण को कुल मिलाकर कुल ऋण 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में यदि नया ऋण पर ब्याज का भुगतान वाहक चेक, रेखांकित चेक या नकद में हो तो इसे आय माना जा सकता है और ऋण का पुनर्भुगतान के बराबर राशि का दंड लगाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी से लोन लिया है तो वो अकाउंट पे ही चेक से ही लेना चाहिए। 20,000 से अधिक का लोन है तो अकाउंट पे ही चेक से लेना चाहिए। उसका वापिस रीपेमेंट करते हैं तो भी अकाउंट पे ही चेक से ही होना चाहिए या डीडी से होना चाहिए। मान लीजिए किसी से 10,000 का लोन लिया, नगद में ले लिया, दूसरी बार में अगर फिर 10,000 का लेते हैं यानी 15,000 का और लिया तो फिर वो अकाउंट पे ही चेक से ही होना चाहिए। यानी कि कम्युलेटिव जो है वो कंडीशन लागू होगी। तो इस प्रकार ये खर्चे कुछ कंडीशंस थी जिनके पूरा करने पर, कुछ शर्तें थी जिनके पूरा करने पर ही अलाउ होते हैं, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएंगे।